नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त और शानदार होंगे। तो गाइस, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस से पहले प्रेजेंट का पूरा टेंस हमने पढ़ा कर खत्म कर दिया है, और इससे पहले पास्ट इंडेफिनिट को भी हमने पढ़ा दिया है। तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप जा करके उसे जरूर देख लीजिएगा। इससे पहले प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट जो हमने पढ़ाया है उसकी एक ग्रामर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आप जा करके इसको आसानी से पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ने के लिए गाइस, सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं हमें जानकारी होनी चाहिए कि कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो कंटीन्यूअस टेंस पहचानने के लिए सबसे पहले पहचान जो होती है इसकी वो जान लेते हैं कि इसकी पहचान क्या है। कैसे जानेंगे कि ये पास्ट कंटीन्यूअस है? तो याद रखिएगा कि इस काल के वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, इस प्रकार के सेंटेंस आएंगे। इस काल के वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है, इस प्रकार के सेंटेंस आपको मतलब रहा के साथ था, थी, थे देखने को मिलेगा। यानी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का मतलब ये हुआ कि यह काम भूतकाल में पूरा नहीं हुआ है। कंटीन्यूअस का मतलब होता है जारी होना, चलना, यानी ये कोई भी काम इस टेंस में क्या होगा, चल रहा होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगर इसके नियम की। ये तो हो गई पहचान कि अगर किसी भी काल के वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे देखेंगे तो समझ जाएंगे ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। लेकिन नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि आई तथा एक वचन कर्ता के साथ, आई तथा एक वचन कर्ता के साथ वाज तथा शेष सभी के साथ, तथा शेष सभी के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं, वेयर का प्रयोग करते हैं, और क्या करते हैं, क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। बस इतना नियम है इस टेंस का। ठीक है, इतना ही नियम है इस टेंस का। आई तथा एक वचनकर्ता के साथ वाज का प्रयोग करेंगे। इस बात को याद रखिएगा, यहाँ पर जो आई है इसको सिंगुलर नंबर में ऐड किया गया है, एक वचन में इसको माना गया है। और इससे पहले जो आपने टेंस पढ़े हैं या इसके आगे जो आप टेंस पढ़ेंगे उसमें आई को बहुवचन में रखा गया है, लेकिन इस टेंस में आई को एक वचन के साथ रखा गया है। तो नियम क्या है कि आई आए या फिर एक वचन। एक वचन मतलब कौन कौन सा? ही, सी, इट या किसी का नाम। तो आई आवे, ही, सी, इट या किसी का नाम आवे तो उसके साथ आप वाज लगाएंगे, और इसके अलावा कुछ भी आ जाए, यू, बी, दे, देम, कुछ भी आ जाएगा, उन सभी के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे और क्रिया में आईएनजी लगाएंगे। ठीक है, क्रिया में आईएनजी सब में लगेगा, वो चाहे सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो, एक वचन हो या बहुवचन हो, सबके साथ क्रिया में आईएनजी लगाना है। ठीक है, अब एग्जाम्पल हम लेते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया, मैं कल एक पुस्तक पढ़ रहा था। हमने लिखा कि मैं कल एक पुस्तक पढ़ रहा था। ठीक है,
हमने सेंटेंस लिखा मैं कल एक पुस्तक पढ़ रहा था, ठीक है। अब अगर इसका हम ट्रांसलेट करेंगे तो मैं के लिए आप कहेंगे, हम लिखेंगे आई, ठीक है। मैं के लिए क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। आई के साथ तथा एक वचनकर्ता के साथ क्या लगता है तो कहेंगे वाज लगता है, यानी यहाँ पर हो जाएगा वाज, आई वाज। अब उसके बाद में इसमें क्रिया क्या है तो कहेंगे पढ़ रहे हैं, पढ़ना क्रिया है। पढ़ना के लिए क्या होता है तो कहेंगे रीड होता है, लेकिन क्रिया में आईएनजी लगाना है, यानी रीडिंग लिखना है ना। ये बात आपको नियम में बताई गई है कि क्रिया में क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है, ठीक है। तो रीडिंग हो जाएगा, आई वाज रीडिंग एक पुस्तक, यानी आ बुक, ठीक है। आई वाज रीडिंग आ बुक। अब देखिए यहाँ पर कल आया है तो इसकी अंग्रेजी लास्ट में लिखेंगे यस्टरडे। यस्टरडे माने बीता हुआ कल, और अगर आने वाले कल की बात होती तो टुमारो लिखते, ठीक है। तो मैं कल एक पुस्तक पढ़ रहा था, मैं के लिए आई लिखा, आई और एक वचन के साथ सहायक क्रिया वाज लगती है, इसलिए यहाँ वाज लगाया, आई वाज। पढ़ रहा है, पढ़ना के लिए रीड होता है, क्रिया में आईएनजी लगाएंगे तो रीडिंग होगा। आई वाज रीडिंग एक पुस्तक यानी आ बुक, कल के लिए यस्टरडे, ठीक है। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे है कि तुम क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है। सेंटेंस लिखा है कि तुम क्रिकेट खेल रहे थे, खेल रहे थे। सेंटेंस लिखा है कि तुम क्रिकेट खेल रहे थे, इसका ट्रांसलेट करेंगे तो तुम के लिए क्या लिखेंगे तो कहेंगे तुम के लिए लिखेंगे यू। अब आप देखो कि यू एक वचन है कि बहुवचन है, तो कहेंगे आई बी यू दे, ये सब है बहुवचन, प्लूरल है। तो बहुवचन के साथ क्या लगाते हैं तो कहेंगे कि एक वचन के साथ तो वाज लगेगा, लेकिन शेष सभी के साथ का मतलब बहुवचन के साथ बियर लगेगा, यानी यू के साथ बियर लगाएंगे, यू बियर। अब इसमें क्रिया क्या हो रही तो कहेंगे खेलना, और खेलना के लिए क्या होता है तो प्ले होता है, क्रिया में आईएनजी लगाएंगे, प्लेइंग हो जाएगा। यू बियर प्लेइंग, क्या खेल रहे थे क्रिकेट, तो क्रिकेट लिख देंगे, CRICKET, ठीक है। यू बियर प्लेइंग द क्रिकेट, यू बियर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। ये हो गया तुम खेल रहे थे, ठीक है। ऐसे ही लिखा हुआ है, ऐसे ही मान लीजिए लिखा हुआ है कि तुम हंस रहे थे, या फिर लिखा हो कि वह हंस रहा, वह हंस रहा था, वह हंस रहा था। तो वह के लिए क्या लिखेंगे तो कहेंगे वह के लिए ही लिखेंगे। ही एक वचन है, एक वचनकर्ता के साथ कहेंगे वाज लगाएंगे, तो ही के साथ वाज लगाएंगे। ही वाज हंस रहा था, हंसना के लिए क्या होता है तो कहेंगे लाफ होता है, क्रिया में आईएनजी लगाएंगे, यानी लाफिंग हो जाएगा। ही वाज लाफिंग, ही वाज लाफिंग, यानी वह हंस रहा था, ठीक है। ऐसे ही लिखा हुआ है, ऐसे ही लिखा हुआ है मैं अपनी कहानी लिख रहा था। सेंटेंस है कि मैं अपनी कहानी लिख रहा था। अब क्या हो जाएगा तो कहेंगे मैं के लिए लगाएंगे आई, और आई के साथ क्या लगेगा तो कहेंगे वाज लगेगा, तो आई वाज। अब इसमें क्रिया क्या है, क्या काम हो रहा है तो कहेंगे लिखना, लिख रहा है। तो लिखना के लिए क्या होता है राइट होता है, क्रिया में आईएनजी लगाएंगे तो राइटिंग हो जाएगा। आई वाज राइटिंग अपनी कहानी, तो अपने के लिए आई के साथ क्या लगता है माई लगता है, ठीक है। आई वाज राइटिंग माई स्टोरी, आई वाज राइटिंग माई स्टोरी, मैं अपनी कहानी लिख रहा था, ठीक है।
तो इस तरह से अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस आता है यानी असर्टिव सेंटेंस आता है, यानी जिसके बीच में ना तो नहीं हो ना तो प्रश्नवाचक शब्द हो, तो उनको इस तरह से बनाना होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर यही नेगेटिव आ जाए तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो समझते हैं कि अगर इसी सेंटेंस का नेगेटिव आ गया तो क्या करेंगे। तो नेगेटिव के लिए भी नियम आपका वही रहने वाला है। ठीक है, यानी निगेटिव में क्या करेंगे, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। जैसे है मैं कल पत्र नहीं लिख रहा था, जैसे निगेटिव का अगर हम समझते हैं तो लिखा है कि मैं कल पत्र नहीं लिख रहा था, है ना। मैं कल पत्र नहीं लिख रहा था, इसका सेंटेंस बनाएंगे। देखिए नहीं आया है, करना कुछ नहीं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना। तो मैं के लिए क्या लिखेंगे, तो कहेंगे आई लिखेंगे। आई के साथ क्या लगता है, तो कहेंगे वाज लगता है। और नहीं आया है तो नॉट लगा देंगे। आई वॉज नॉट, लिख रहे हैं तो लिखना के लिए क्या होता है, तो कहेंगे राइट, माने लिखना, क्रिया में ING लगेगा तो राइटिंग। आई वॉज नॉट राइटिंग पत्र, यानी लेटर। अब कल आया है तो कल के लिए आप जानते हैं क्या होता है भाई, यस्टरडे होता है ना। आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, यानी मैं कल पत्र नहीं लिख रहा था। ठीक है, ऐसे ही लिखा हो कि किसान, लिखा है किसान फसल नहीं काट रहा था। ठीक है, नहीं काट रहा था, है ना। किसान फसल नहीं काट रहा था, तो किसान के लिए आप कहेंगे फार्मर लिखेंगे, कहेंगे किसान के लिए तो कहेंगे फार्मर लिख दिया। फार्मर एक वचन है, सिंगुलर है, क्योंकि किसान फसल नहीं काट रहा था। अगर होता किसान फसल नहीं काट रहे थे तो बहुत सारे किसान होते, लेकिन था तो एक वचन है, तो एक वचन है तो इसके साथ वाज लगाएंगे। फार्मर वाज, नहीं आया है इसलिए यहाँ पर नॉट लगाना होगा। फार्मर वाज नॉट, फसल काटना, क्या काम हो रहा था, काटने का, काटना के लिए कट होता है, कटिंग कर देंगे। फार्मर वाज नॉट कटिंग फसल के लिए हार्वेस्ट लिख सकते हैं या फिर क्रॉप लिख सकते हैं। ठीक है, फार्मर वाज नॉट कटिंग द क्रॉप, किसान फसल नहीं काट रहा था। ठीक है, ऐसे ही लिखा हुआ है कि बच्चे तालाब में नहीं नहा रहे थे। सेंटेंस है कि बच्चे तालाब में नहीं नहा रहे थे, तो बच्चे के लिए क्या होता है, तो कहेंगे बच्चे के लिए चिल्ड्रन होता है। और बहुत सारे बच्चे हैं, प्लूरल है, इसका मतलब इसके साथ लगाएंगे वेयर लगाएंगे। बहुवचन है, इसका मतलब यहाँ वेयर लगाना है। चिल्ड्रन वेयर नहीं आया है तो नॉट लगाएंगे। चिल्ड्रन वेयर नॉट। अब देखिए बच्चे इस तालाब में नहीं नहा रहे थे, नहाना, तो नहाना के लिए आप जानते हैं कि बॉथ होता है, यहाँ ING लगाएंगे तो बाथिंग कर देंगे। चिल्ड्रन वेयर नॉट बाथिंग, कहाँ नहीं नहा रहे थे, तालाब में, तो तालाब में आया है, में के लिए इन लगाएंगे, तालाब के लिए पॉन्ड लिखेंगे। ठीक है, चिल्ड्रन वेयर नॉट बाथिंग इन द पोंड, चिल्ड्रन वेयर नॉट बाथिंग इन द पोंड। इसी तरह से है वह, इसी तरह से सेंटेंस लिखा हुआ है कि वह पूजा, या फिर मान लीजिए लिखा हुआ है कि तुम मुझे
नहीं बुला रहे थे, नहीं बुला रहे थे। तुम मुझे नहीं बुला रहे थे, इसको कैसे करेंगे? तो तुम के लिए कहेंगे यू लिखेंगे। यू बहुवचन है, बहुवचन के साथ क्या लगेगा? तो वेयर लगेगा। तुम मुझे नहीं बुला रहे थे यानी यू वेयर, नहीं के लिए नॉट लिखेंगे। यू वेयर नॉट क्या कर रहे थे? बुला रहे थे। बुलाना के लिए कॉल होता है, आईएनजी लगाएंगे तो कॉलिंग हो जाएगा। यू वेयर नॉट कॉलिंग, अब किसे बुला रहे थे? मुझे, तो मुझे के लिए लिख देंगे मी। यू वेयर नॉट कॉलिंग मी, ठीक है, तुम मुझे नहीं बुला रहे थे। तो हमें उम्मीद है कि नेगेटिव सेंटेंस भी बनाना आप प्रॉपर तरीके से सीख गए होंगे कि नेगेटिव सेंटेंस अगर आएगा तो आप कैसे बनाएंगे। वेरी सिंपल है नेगेटिव सेंटेंस बनाना। बस आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है। हेल्पिंग वर्ब हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वाज लगाएंगे, अगर प्लूरल है तो वेयर लगाएंगे, ठीक है। नहीं आया है तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आप जस्ट बाद आप क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे, फिर आप वर्ब लिखेंगे यानी क्रिया, काम क्या हो रहा है, और फिर बचा हुआ ऑब्जेक्ट लिख देंगे। इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। देखिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनने वाला है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो नियम है वो इससे पहले भी हमने आपको बता रखा है। इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव का मतलब आप समझते हैं प्रश्नवाचक, है ना। अब आप जानते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य दो तरीके से होते हैं, ठीक है। दो तरीके से होते हैं, जिसमें पहला होता है कि यदि प्रश्न सूचक या फिर प्रश्नवाचक वाक्य, यदि प्रश्नवाचक वाक्य शुरू में आए या प्रारंभ में आए, शुरू में आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। हमने क्या लिखा, यदि प्रश्नसूचक वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य शुरू में आ जाए यानी प्रारंभ में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। और दूसरा क्या समझना है कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य कहाँ आ जाए, बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी क्या करते हैं भाई, पहले लिखते हैं। तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं। इतनी बात आपको समझ लेना है, बस इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको आ गया। यदि प्रश्नसूचक वाक्य शुरू में आए तो उसकी अंग्रेजी पूरे सेंटेंस में कहीं नहीं लिखना है। यदि प्रश्नसूचक वाक्य बीच में कहीं आए, सेंटेंस लिखा है कहीं बीच में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखना है। बस इतना सा है, इंट्रोगेटिव का नियम केवल इतना सा है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे है, क्या तुम नागपुर जा रहे थे, सेंटेंस लिखा हुआ है क्या तुम नागपुर जा रहे थे, ऐसे प्रश्नसूचक का चिन्ह बना देंगे। भैया लिखा हुआ है क्या तुम नागपुर जा रहे थे। अब आप ये चेक करो कि प्रश्नसूचक जो शब्द है वो बीच में आ रहा है कि प्रारंभ में। तो कहेंगे भाई क्या शब्द प्रश्नसूचक है और ये आ रहा है प्रारंभ में। और नियम कहता है प्रश्नसूचक वाक्य अगर शुरू में आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, यानी इसकी अंग्रेजी कहीं नहीं लिखना, इसको आप भूल जाइए। अगर इसकी अंग्रेजी नहीं लिखना है तो क्या लिखना है, बात ये आती है कि अगर इसकी अंग्रेजी नहीं लिखना है तो क्या लिखना है।
तो अब आप इसके आगे बढ़ो और चेक करो कि हमारा सब्जेक्ट एक वचन है कि बहुवचन। हमने कहा तुम आया है, तुम होता है बहुवचन, तो बहुवचन के साथ क्या लगता है, तो कहेंगे बियर लगता है। और बहुवचन के साथ बियर लगता है, इसका मतलब इस टेंस की शुरुआत वेयर से होगी। ठीक है, वेयर के बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, यू, वेयर यू। फिर क्या हो रहा है, क्रिया, जाना यानी गोइंग, कहाँ जा रहे हैं, नागपुर, गोइंग टू नागपुर, है ना। सेंटेंस था क्या तुम नागपुर जा रहे थे, तो इसका ट्रांसलेट होगा वेर यू गोइंग टू नागपुर, वेर यू गोइंग टू नागपुर, क्या तुम नागपुर जा रहे थे। समझिएगा ध्यान से, यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य प्रारंभ में आया है, इसलिए इसकी अंग्रेजी नहीं लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया कैसे लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है तुम का मतलब बहुवचन, बहुवचन के साथ क्या लगता है, बियर लगता है, इसका मतलब इस टेंस की शुरुआत बियर से होगी। अगर यहाँ एक वचन होता तो एक वचन के साथ वाज लगता है, इस टेंस की शुरुआत वाज से होती। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट माने कर्ता जो काम को कर रहा है, फिर क्रिया और फिर बचा हुआ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे जैसे लिखा है, जैसे लिखा हुआ है क्या, लिखा हुआ है क्या, क्या दादाजी, क्या दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहे थे, पढ़ रहे थे, क्या दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहे थे। तो इसका ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि प्रश्नवाचक वाक्य कहाँ आया है, तो कहेंगे प्रारंभ में आया है। कहेंगे प्रारंभ में आया है तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखना है ना। चेक करना है कि प्रारंभ में आया कि बीच में, तो कहेंगे प्रारंभ में आया, और प्रारंभ में आया तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखना है, यानी क्या को आप भूल जाइए। अब आप यहाँ चेक कीजिए कि सब्जेक्ट जो हमारा है वो एक वचन है कि बहुवचन है, तो आप कहेंगे सब्जेक्ट दादाजी है, दादाजी भाई हर किसी के एक ही होते हैं, इसका मतलब एक वचन है। एक वचन है तो एक वचन के साथ भाई साहब वाज लगाते हैं, यानी इस टेंस की शुरुआत होगी वाज से, वाज। वाज के बाद आप दादाजी की स्पेलिंग लिखेंगे, यानी ग्रांड फादर, वाज ग्रांड फादर समाचार पत्र पढ़ रहे थे, पढ़ना के लिए क्या लिख देंगे, रीडिंग लिख देंगे। वाज ग्रांड फादर रीडिंग न्यूज पेपर, रीडिंग न्यूज पेपर, क्या दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहे थे, वाज ग्रांड फादर रीडिंग न्यूज पेपर, है ना। तो प्रश्नवाचक वाक्य अगर प्रारंभ में आएगा तो इस तरह से सेंटेंस को बनाना है, लेकिन अगर बीच में आ जाए तब कैसे बनाएंगे। जैसे लिखा है तुम, जैसे लिखा है कि तुम कल कहाँ जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे। सेंटेंस है बच्चे कि तुम कल कहाँ जा रहे थे। अब सबसे पहले ये देखो प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आया कि प्रारंभ में आया, तो देखिए कहाँ क्या है, कहाँ शब्द जो है यह एक प्रश्नवाचक वाक्य है और ये आ रहा है सेंटेंस के बीच में, है ना। देखिए प्रारंभ में तो नहीं आया ना, सेंटेंस के बीच में आया। नियम कहता है कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे, यानी अगर बीच में आ गया प्रश्नवाचक वाक्य तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखना है। तो कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, यानी कि वेयर। वेयर के बाद में सहायक क्रिया लगाएंगे वेयर। वियर क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तुम आया है, तुम है बहुवचन, बहुवचन के साथ वियर लगता है। तो क्या करना है, सबसे पहले प्रश्नवाचक वाक्य की अंग्रेजी लिखना है, कब, जब प्रश्नसूचक शब्द बीच में आए।
उसके तुरंत बाद सहायक क्रिया व्हेयर वेयर। उसके बाद तुम की अंग्रेजी यानी यू लिखेंगे। व्हेयर वेयर यू जा रहे हैं तो जाना के लिए गोइंग होता है ना। उसके बाद कल के लिए यस्टरडे, हमने अभी पिछली कई बार बताया। व्हेयर वेयर यू गोइंग यस्टरडे, तुम कल कहाँ जा रहे थे। ठीक है, तो अगर बीच में आ जाए तो ऐसे करना है, जैसे लिखा हो कि तो वह, या लिखा हो हम कब सो रहे थे। सेंटेंस है कि हम कब सो रहे थे। अब चेक करो कि प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आया कि प्रारंभ में आया। तो कहेंगे जो कब है ये आ रहा है बीच में, और बीच में आ रहा है तो नियम कहता है कि अगर बीच में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी पहले लिख देंगे, यानी कब की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, व्हेन लिखेंगे। व्हेन के बाद चेक करो सब्जेक्ट एक वचन है कि बहुवचन, तो कहा गया हम आया है, हम है बहुवचन, तो यानी कि यहाँ पर वेयर लगेगा, है ना, यहाँ पर वेयर लगेगा। तो व्हेन वेयर, है ना, व्हेन वेयर। उसके बाद क्या लिखेंगे, तो कहेंगे कि उसके बाद लिखेंगे जो इसमें क्रिया हो रही सो रहा, तो सोना के लिए होता है स्लीप, और क्रिया में आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा स्लीपिंग। व्हेन वेयर, अच्छा सब्जेक्ट हमारा हम है तो पहले यहाँ पर इसके बाद हम की अंग्रेजी लिख देंगे बी। व्हेन वेयर बी स्लीपिंग, हम कब सो रहे थे। तो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस सेंटेंस। हमें उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से सेंटेंस को समझ गए होंगे। ठीक है, क्योंकि इस सेंटेंस में जो इंट्रोगेटिव है वो इतना ही सिर्फ था कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य शुरू में आएगा तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखना है कहीं पर। जैसे हमने 2 एग्जाम्पल शुरू के दिए, प्रश्नवाचक वाक्य प्रारंभ में आए थे तो उसकी अंग्रेजी हमने कहीं पर देखिए सेंटेंस में नहीं लिखा, बल्कि उसके जगह पर सहायक क्रिया लिखा। सहायक क्रिया सब्जेक्ट के अनुसार लिखना है, यानी कर्ता के अनुसार। जैसे तुम आया, तुम बहुवचन है तो इसकी शुरुआत वेयर से होगी। यहाँ दादाजी आया, दादाजी एक वचन है तो इसकी शुरुआत वाज से हुई। ठीक है, लेकिन यदि प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आएगा तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख देना है। जैसे नीचे के 2 एग्जाम्पल हैं, तुम कल कहाँ जा रहे थे, कहाँ शब्द बीच में आया तो उसकी अंग्रेजी देखिएगा सबसे पहले लिखी हुई है व्हेयर। उसके जस्ट बाद लगाना है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया सब्जेक्ट के अनुसार हमेशा लगती है। तुम है तो तुम के लिए वेयर होता है, यानी व्हेयर वेयर। उसके बाद तुम की अंग्रेजी यू, फिर जा रहे थे तो गोइंग यस्टरडे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर हम कब सो रहे थे, प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आया, उसकी अंग्रेजी पहले लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हम आया है, हम बहुवचन है इसलिए वेयर लगा दिया, फिर हम की अंग्रेजी बी लिख दिया, व्हेन वेयर बी सो रहे हैं का स्लीपिंग। तो इस तरह से पास्ट कंटीन्यूअस टेंस भी हमारा खत्म हो गया। उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से पास्ट कंटीन्यूअस करना सीख पाए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक जबरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए।